Namaskar. Good morning all. I Chakresh Pathak on behalf of Amarnath Vidyashram School welcomes you all in our next video. And the topic of the day is the nature of management. If you have remember कि हमने लास्ट क्लासेस अब तक क्या पढ़ा हुआ है तो हमने मैनेजमेंट जो फर्स्ट चैप्टर था अपने बीएस का वो स्टार्ट किया था और अब तक हमने मैनेजमेंट की हमें डेफिनेशन समझी कि मैनेजमेंट एक्चुअली होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मैनेजमेंट की, कितने लेवल्स होते हैं, हमने अब तक यहाँ तक जान लिया। लेकिन हम जब अप्लाई कर रहे हैं मैनेजमेंट, हम एज अ सब्जेक्ट इसको पढ़ रहे हैं, हम इसको जब ऑन अ प्रैक्टिकल लेवल पे अपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में इसको जब हम इसके थ्योरीज को या इसके प्रिंसिपल्स को या इसके तरीके को जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये होता है कि मैनेजमेंट का आखिर नेचर क्या है। क्या ये साइंस का सब्जेक्ट है या ये आर्ट का सब्जेक्ट है या ये कोई प्रोफेशन है, ये डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, ऐसे ही कोई अन्य प्रोफेशन की तरह ट्रीट कर सकता है। हम एक्चुअली मैनेजमेंट को किस तरीके से ट्रीट करें? क्या ये लॉजिकल बेस्ड, एक्सपेरिमेंट बेस्ड, ऑब्जर्वेशन बेस्ड थ्योरीज है मैनेजमेंट की जो हमने पढ़ी, हमने उसको प्रैक्टिकल किसी लैब में देखा और अपने ऑफिस में गए और उसको एज इट इज हमने करना शुरू कर दिया। जैसे आईटीज हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्होंने या आपके बायोकेमिस्ट हैं या आपके जो पैथोलॉजी वाले हैं, उन्होंने साइंस की जो भी फिनोमिनाज हैं, जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, उनको उन्होंने पढ़ा और उसी वैसे ही उन्होंने ब्लड, मतलब सपोज कोई पैथोलॉजी वाला है तो उसने ब्लड ग्रुप के टाइप्स पढ़े, उसने ब्लड ग्रुप को कैसे एंटीजन एंटीबॉडी अलग करते हैं ये पढ़ा, कैसे ब्लड ग्रुप निकालते हैं ये पढ़ा और उसके बाद उसने लैब में वैसे ही करना शुरू कर दिया। क्या ये ऐसा है? या फिर ये आर्ट है? जैसे आर्ट होते हैं कि कुछ क्रिएटिव है, कुछ आपकी पर्सनल स्किल्स होती हैं, कुछ आपकी इमेजिनेशन इन्वॉल्व होती है। तो क्या मैनेजमेंट क्या सिर्फ एक आर्ट का सब्जेक्ट है कि जिसमें जो मैनेजर है वो इंडिविजुअल, हर मैनेजमेंट की स्टाइल डिफरेंट होगी, वो उसको कितना क्रिएटिव हो सकता है? तो क्या ऐसे साइंस नहीं है, ये क्या केवल आर्ट का सब्जेक्ट है? या फिर ना तो ये साइंस है या ना आर्ट है, ये एक प्रोफेशन है। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, जैसे लॉयर्स होते हैं, जैसे आपके सीएस होते हैं, तो ये वैसी प्रोफेशन की तरह मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, उसको वैसे ही ट्रीट किया जाए। तो आज का टॉपिक है इट डील्स विद, और ये हमें क्लियर करता है, क्लैरिफाइज कि वेदर इट इज अ मैनेजमेंट इज अ साइंस और आर्ट और इट इज अ प्रोफेशन। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक इज मैनेजमेंट एज अ साइंस। कि क्या मैनेजमेंट साइंस है? इसको जानने के लिए हम आगे की स्लाइड में देखें कैसे ये है या नहीं है। अब हम साइंस बोलेंगे, साइंस एक्चुअली होती क्या है? तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज पर्टेनिंग टू अ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी। यानी हम साइंस की बात कर रहे होते हैं तो किसी भी फील्ड की, जैसे अगर आप बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपकी एस्ट्रोफिजिक्स है, आपकी स्पेस है, बहुत अलग अलग फील्ड्स हैं साइंस की, और साइंस की फील्ड में सब फील्ड्स होती हैं। तो उसके में जितने फिनोमिनाज हैं, जितने भी उसकी थ्योरीज हैं, तो हमने एक सिस्टमैटिक यानी लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ते गए। हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, कुछ रीडिंग्स की, उनको बार बार रिपीट किया और फिर अपनी थ्योरी पे पहुंचे। तो क्या ये होती है साइंस? इट कंटेन्स प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स विच एक्सप्लेन अ फिनोमिना। और हर फिनोमिना, हर घटना जो घटित हो रही है हमारे आसपास, उसको हम लॉजिकल साइंटिफिक तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों हो रही है। हम अभी आगे पढ़ेंगे कि साइंस इज ट्रूली बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि किसी भी चीज के होने के क्या कारण है और क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो साइंस हम तभी कहेंगे जब ये किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहा है, लॉजिकल सिस्टमेटिक प्लानिंग, सिस्टमेटिक नॉलेज से हम उसको समझाते हैं, उसको हम साइंस कहते हैं। अगर हम साइंस की बात कर रहे होते हैं तो हम किसी भी चीज को साइंस का सब्जेक्ट कहने के लिए या साइंटिफिक अप्रोच कहने के लिए उसके कुछ फीचर्स होते हैं। फर्स्ट फीचर होता है कि कोई चीज साइंस है तो उसका फर्स्ट फीचर क्या होता है कि इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। सिस्टमेटिक बॉडी में मतलब क्या होता है कि उस चीज को पढ़ने के लिए, उस चीज को जानने के लिए, समझने के लिए देयर इज प्लेंटी ऑफ रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स, बुक्स, मैगजीन्स, मटेरियल सो मच देयर। या कोई किसी चीज को जानना चाहता है तो उसको जानने के लिए उससे पहले बहुत सारी चीजें सपोर्टिंग, एज अ सपोर्टिंग मटेरियल उपलब्ध हैं और आप उनको पढ़ के अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को और इनहेंस कर सकते हो, आप अपने आप को ज्यादा इक्विप कर सकते हो। There's lot of literature available with respect to various areas of management such as marketing, finance, production, etc. इसका अंदर एक्सप्लेनेशन क्या हुआ कि अगर हम साइंस करें तो मैनेजमेंट में इस पॉइंट पे तो सिमिलरिटी आ गई कि भाई जैसे साइंस के सब्जेक्ट्स की बहुत सारी बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, ऐसी मैनेजमेंट की बहुत सारी फील्ड्स हैं। मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, आपका प्रोडक्शन इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपको अपनी फील्ड में अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, आपको बहुत ज्यादा आगे बढ़ना है, तो आपके पास देयर सो मेनी बुक्स जो आप अपनी जो नॉलेज है अपनी बहुत वास्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ तो क्लियर हो गया। सेकंड फीचर क्या है साइंस का? सेकंड फीचर है साइंस प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, उनकी जो वैलिडिटी होती है वो यूनिवर्सल होती है। व्हाट इज वैलिडिटी और व्हाट इज यूनिवर्सल? इट मींस कि साइंस का कोई प्रिंसिपल किसी एक कंपनी में या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में से बाउंडेड नहीं होता, वो यूनिवर्सल होता है। यानी अगर हम ग्रेविटी, हमने कोई प्रिंसिपल दिया हुआ है कि लॉ ऑफ ग्रेविटी या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो लॉ ऑफ ग्रेविटी नीचे जब जा रही है जमीन बॉल, तो हर जगह वही जाएगी। ग्रेविटी अप्लाइज एवरीवेयर। ऐसा नहीं है कि अमेरिका में अलग प्रिंसिपल लगेगा ग्रेविटी को, इंडिया के कंटेक्स्ट में अलग लगेगा, इंडिया में भी साउथ में अलग लगेगा, नॉर्थ में अलग लगेगा, ऐसा नहीं होता। तो जो उसके प्रिंसिपल्स हैं साइंस के, वो इतने वास्ट होते हैं, इतने डीप होते हैं, इतने वेल रिसर्च, वेल ऑब्जर्व होते हैं, इतनी सारी एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं कि जब कोई प्रिंसिपल्स दिया जाता है तो उस प्रिंसिपल से पहले उस प्रिंसिपल इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं कि इसकी वैलिडिटी यूनिवर्सल होती है, कोई वेरिएशन नहीं होता, कोई वेरिएशन नहीं होता। और अब हम जब इसकी बात करें क्या ऐसा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में, तो ऐसा लगभग नहीं है। क्यों नहीं है? कि उनकी जो हम ये कहते थे कि मतलब ऑन अ प्रिंसिपल कि वो सही है, लेकिन हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर कंपनी के वर्कर्स अलग होते हैं, हर कंपनी का एनवायरनमेंट अलग होता है, उसके चैलेंजेस अलग होते हैं। तो उनके एनवायरनमेंट, चैलेंजेस, वर्कर्स, जब सब कुछ अलग है, तो एक प्रिंसिपल किसी कंपनी में अगर इंप्लीमेंट हो रहा है तो वही प्रिंसिपल एज इट इज दूसरी कंपनी में इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा एज पर द सिचुएशन, कि हर कंपनी में जो सिचुएशन होगी उसके हिसाब से प्रिंसिपल को मॉडिफाई किया जा सकता है और किया जाता है। इससे मतलब क्या हुआ कि ठीक है प्रिंसिपल है, उन प्रिंसिपल से हम ऐसे गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे हम लोग एक तरीके से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उसको वर्ड टू वर्ड हर कंपनी में हर मैनेजर उसको इम्प्लीमेंट कर देगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। वहां पर मैनेजर एज पर द सिचुएशन, एज पर द नीड, एज पर द वर्कर्स और द एम्प्लॉइज ओवर देयर, हम उन प्रिंसिपल्स को अपने हिसाब से मॉडिफाई करेंगे। तो जो सेकंड फीचर है साइंस का, वो यहाँ पर मैच नहीं कर रहा। थर्ड प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। यानी जितने साइंस के प्रिंसिपल्स हैं वो किसी की इमेजिनेशन नहीं है कि भाई मैं रात में ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। वो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन होता है, उनको बार बार रिपीटिव आपकी लेबोरेटरीज में या जहां भी आपकी जो फील्ड ऑफ स्टडी है वहां पर अकॉर्डिंगली आप उस स्टडी के हिसाब से अपनी कंडक्ट करते हो, अपने एक्सपेरिमेंट रिसर्च करते हो, और फिर कहीं जाके वो प्रिंसिपल्स अपने फाइनल शेप लेता है। ठीक है, इसमें मेरिट क्या है कि दे आर बेस्ड ऑन रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, बट सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बिहेवियर, आउटकम्स मे नॉट ऑलवेज बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड और रेप्लिकेटेड। तो यहाँ तक तो मैच कर रहा है कि जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो कंडक्टेड होते हैं विद एक्सपेरिमेंट्स, विद ऑब्जर्वेशंस, तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स भी हमने जो इतने भी दिए, बहुत सारे थिंकर्स हुए हैं, फेल है, मैरी पार्कर फॉलेट है, आपके F.W. टेलर हैं, बहुत सारे जो थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के प्रपोन किए हुए हैं। तो उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को देने से पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उनका इफेक्ट, उनके बारे में कुछ स्टडी किया, फिर उन्होंने वो किताब में अपनी बुक में लिखा और पब्लिश कराया। लेकिन उसके जो आउटकम है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम जब साइंस की बात कर रहे होते हैं तो वो कंट्रोल कंडीशन में है। हमने मालूम है कि 2 mg अगर पोटेशियम है तो हर बार 2 mg पोटेशियम का ही हम मेजरमेंट करेंगे, लेकिन ह्यूमन बिहेवियर हर बार एक जैसा होगा या हर ह्यूमन बिहेवियर एक ही मैटर में रिएक्ट करेगा, ये पॉसिबल नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देख समझाया कि आप स्लाइड देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑब्जर्व दैट फेयर रेम्युनरेशन टू पर्सनल हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ सैटिस्फाइड वर्कफोर्स। तो हम एक ऐसे प्रिंसिपल्स है कि अगर हम लोग अपने जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, हमारे जो वर्कर्स हैं, अगर उनको फेयर रेम्युनरेशन देते हैं, सही समय पे सही अमाउंट में सैलरी दे रहे हैं, तो उनको सेटिस्फाई किया जा सकता है। लेकिन वो किस लेवल से सेटिस्फैक्शन होंगे, कितनी सैलरी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, ये मॉडिफिकेशन हो सकता है। एंड द फोर्थ इज प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यानी व्हाट इज कॉज एंड इफेक्ट, कि हर फिनोमिना का, हर घटना का साइंस के अप्रोच क्या होती है कि क्यों हो रहा है और इसका क्या रिजल्ट आएगा या क्या प्रभाव पड़ेगा। और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ही हमारे इसी पे बेस होते हैं कि वो भी हमेशा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मेंटेन या एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया है साइड में कि जैसे साइंस क्या कहता है कि मान लीजिए जो मेटल्स रॉड है, वो मेटल्स हीट में एक्सपेंड होती है, तो एक्सपेंशन ऑफ मेटल इज अ
फिनोमिना, ये क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ हीट। प्रभाव क्या पड़ रहा है? एक्सपेंड हो रही है, वो फैल रही है। ऐसे साइंस में हम लोग मैनेजमेंट में क्या बोलते हैं? लाइकवाइज इट इज जनरल ऑब्जर्वेशन दैट व्हेन वर्क फोर्स इज ट्रीटेड एंड पेड वेल इन फॉर्म ऑफ सैलरी बोनस दे गेट सेटिस्फाइड विच लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी। तो एक हम ये देख रहे हैं कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, फिनोमिना है, तो क्यों बढ़ रही है? कि हमने उनको सही अमाउंट में सैलरी और बोनस दे रहे हैं, ये कॉज हो गया। रिजल्ट क्या आया? कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तो हर चीज का, हर फिनोमेना का वी ट्राई टू एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो इन चारों पॉइंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट सेटिस्फाई सम ऑफ द फीचर्स ऑफ साइंस, सम ऑफ द फीचर्स, नॉट ऑल द फीचर्स। यानी हमने 4 फीचर्स डिस्कस किए थे, 4 में से ऑन लम सम 2 फीचर्स मैच कर रहे हैं, 2 फीचर्स टोटली या 100% मैच नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट वो प्योर साइंस नहीं है। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ इनएग्जैक्ट साइंस, सोशल, सॉफ्ट और बिहेवियरल साइंस। It is concerned with human behavior which cannot be studied under controlled experiments and cannot be predicted with absolute accuracy. यानी क्या हुआ कि जो साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, जब उनको हम स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंट रिसर्च कंडक्ट करते हैं, तो हम उनको कंट्रोल्ड कंडीशंस में कंडक्ट करते हैं, है ना। लैब होती है, लैब सिचुएशंस होती हैं। लेकिन जो मेजरमेंट प्रिंसिपल्स क्यों एग्जैक्टली साइंस नहीं है? क्योंकि वहां पर ह्यूमन बिहेवियर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमारे एम्प्लॉइज आज हमने पैसा दिया, खुश हो गया, लेकिन एक टाइम के बाद हम नीड हायर की थ्योरी पढ़ेंगे, तो एक टाइम के बाद वो मनी इज नॉट मोर नॉट मोर सेटिस्फाइड दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय, उसको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, उसकी नीड्स बढ़ती जाएंगी, उसकी वांट्स बढ़ती चली जाएंगी, तो मनी इज अ सेकेंडरी फैक्टर उसकी लाइफ में। तो जब कंट्रोल कंडीशन नहीं हो सकती, तो हर बार रिजल्ट या आउटकम एक जैसा नहीं आ सकता। इसी लिमिटेशन में से हम कहते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो इनएग्जैक्ट साइंस है या बिहेवियरल साइंस है, वो प्योर साइंस नहीं है। मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट साइंस है लेकिन इनएग्जैक्ट साइंस है। तो क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट चलते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट का सब्जेक्ट है। यानी मैनेजमेंट मैनेज करना, अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमें काम करना एज ए मैनेजर, हम उसे जैसे एक आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, तो मैनेजर कुछ परफॉर्मेंस दे रहा है, अपनी स्किल्स को एक्सेल करते हुए उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो नाउ हम कहते हैं मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। किसी भी चीज को आर्ट कहने के लिए हम कैसे कहेंगे? आर्ट इम्प्लाइज पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज विद इंजेन्युइटी, स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। यानी देखिए, डांस करना सबको आता है, ठीक है, सब बहुत डांस कोई ना कोई थोड़ा कर लेता है, लेकिन माइकल जैक्सन और ऋतिक रोशन और कोई और डांसर, उनके डांस फॉर्म्स अलग हैं, उनकी स्टाइल अलग है। आप तीनों फॉर्म को ले लीजिए, माइकल जैक्सन ले लीजिए, ऋतिक रोशन ले लीजिए और टाइगर श्रॉफ ले लीजिए, तीनों कहीं ना कहीं ब्रेक डांस कर रहे हैं, कोई मॉडर्न डांस कर रहे हैं, लेकिन तीनों की स्टाइल अलग है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो उस डांस फॉर्म के साथ उनकी कितनी प्रैक्टिस की, कितनी वो उसे पर्सनलाइज कर रहे हैं, कितना उसमें इनपुट दे रहे हैं, अपना दिमाग लगा, अपनी स्किल उसे अप्लाई कर रहे हैं, वो उसको और इनहेंस करता है और दूसरे लोगों से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो आर्ट क्या है? इट इम्प्लाइज पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज है वो तो है, ठीक है, कि हाँ डांस ऐसे है, ये इसके इतने फॉर्म्स होते हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट होते हैं, लेकिन उस नॉलेज को जो अप्लाई कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो पर्सनल एप्लीकेशन हो रही है। हर व्यक्ति अपने तौर पर, अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके या मॉडिफाई करके उसको प्रेजेंट कर रहा है। और जो पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है विद इंजेन्युइटी, स्किल एंड क्रिएटिविटी, यानी जेन्युइननेस के साथ, अपनी स्किल के साथ, और आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो। मैं आपसे कहूं कि कार्ड बनाना है आपको ग्रीटिंग कार्ड बनाना, सबको पता है ग्रीटिंग कार्ड के लिए आपने एक पेपर लिया, उसको 2 फोल्ड किया वगैरह वगैरह, लेकिन कोई इसमें पर्स लगा रहा है, कोई फ्लावर बना रहा है, कोई सीधे पेंटिंग करके लिया, किसी ने आपने कुछ ना कुछ करते हैं। तो क्रिएटिविटी, आप कितने ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो वो शो करता है आप कितने एज आर्ट आप उसको लेके चल रहे हो। तो मैनेजमेंट में जो 3 चीजों के लिए बहुत स्कोप होता है कि जो हम कह रहे हैं कि आर्ट है, तो आर्ट मीन पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। तो अगर आप कहीं से आपने मैनेजमेंट स्टडीज की हुई है, आपने कहीं से MBA किया है, BBA किया है, कोई और मैनेजमेंट कोर्स किया हुआ है, तो आपने नॉलेज से ले ली, उस नॉलेज को अप्लाई जब करेंगे, आप किसी रियल सिचुएशन में जाएंगे, किसी ऑफिस में जाएंगे, ऐसा मैनेजर बनकर जाएंगे, तो आप उन प्रिंसिपल्स को एक बेस बनाकर उनसे गाइड करके अपनी इमेजिनेशन, आप अपनी क्रिएटिविटी और अपनी इंट्यूशन, आप इनिशिएटिव लेके और आप उस काम को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं या करवा सकते हैं। तो मैनेजमेंट में हम अगर कहते हैं कि इज एन आर्ट सब्जेक्ट, तो उसमें 3 चीजों पर बहुत स्कोप होता है कि हाउ इमेजिनेटिव यू, आप कितना अच्छा इमेजिन कर सकते हो कि लोगों से काम कराने के लिए आप उनसे कैसे बिहेवियर करें, कैसे उनको मोटिवेट करें, कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे मैं कोई अच्छी सी स्टोरी सुना के या किसी एग्जाम्पल से, पैसे से, ट्रांसफर से, रिवॉर्ड से, एनीथिंग,
या मैं कैसे रिक्रूट करूं, तो मेरा क्या प्रोसेस होगा। आप जितना अच्छा इमेजिन करेंगे काम कराने के लिए, आप उतना लोगों के साथ अच्छा काम करा सकते हैं। पहला फील्ड जहां पर बहुत स्कोप होता है। दूसरी चीज होती है हमारी क्रिएटिविटी, कि हम कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, किसी काम को करने के कितने बेहतर तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है कि देखो मुझे ईंट यहाँ से लेकर वहां पहुंचानी है, तो मैंने 10 ईंट उठाई और बहुत धीरे धीरे गिरते पड़ते वहां जा रहा हूँ, ठीक है। या हो सकता है कि मैंने 2 आदमी बीच में खड़े किए और मैं ईंट क्रॉस फेंकता चला गया और वो ईंट वहां पर लगाते चले गए। काम छोटा था, लेकिन मैं कुछ नए तरीके से क्रिएटिव होकर काम करूंगा तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ। और तीसरी चीज है इनिशिएटिव, कि मैनेजमेंट में हम जब काम कर रहे होते हैं तो डोंट वेट फॉर द ऑर्डर्स, आप खुद इनिशिएट कीजिए। तो एज एन आर्ट सब्जेक्ट, हम अगर मैनेजमेंट को मान रहे कि आर्ट सब्जेक्ट है, तो इनिशिएटिव लेने के बहुत स्कोप है कि आप जितना इनिशिएट करेंगे, नहीं कोई चैलेंजेस आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो डोंट गेट बैक, पीछे मत हटिए, आप उसको फेस कीजिए, इनिशिएटिव दीजिए। और इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट अगर हम आर्ट की तरह ट्रीट करते हैं तो देयर इज स्कोप फॉर 3 फील्ड्स, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी एंड इनिशिएटिव। ओके, अब क्या इतनी बातों के बाद हम ये मान के चलें कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट का सब्जेक्ट है, एक आर्ट है, नॉट सब्जेक्ट हो गए, तो क्या आर्ट एक कला है, जैसे डांस है आपका, वगैरह पेंटिंग्स है, या कोई और चीज है, या पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे कोई आर्ट की चीज है। तो देखते हैं, तो जैसे हमने साइंस के में पढ़ा था, तो एज एन आर्ट हम कुछ बात पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आर्ट के भी कुछ फीचर्स होते हैं। पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि वही साइंस वाले की बात, कि हम अगर किसी चीज के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ बुक्स, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, सो मेनी थिंग्स आर देयर। और ऐसे ही मैनेजमेंट के साथ अगर आप एमबीए करते हैं या कोई स्टडीज करते हैं या किसी बारे में पढ़ना चाहते हैं, तो ना केवल मैनेजमेंट बल्कि उसके जो सब फील्ड्स हैं, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, परचेज है, सेल्स है, इन्वेंट्री है, बहुत सारी फील्ड्स होती है मैनेजमेंट की। तो सारी इन्वेंट्रीज के बारे, सारी फील्ड्स के लिए देयर सो मेनी books, journals are available. There's lot of literature available with respect to various areas of management. ये हो गया फर्स्ट फीचर, यानी हम यहाँ मैच कर रहे हैं। सेकंड फीचर क्या है आर्ट का? इट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन, यूज ऑफ बेसिक नॉलेज वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। यानी यहाँ पर क्या होता है, हम आर्ट की बात कर रहे होते हैं, तो बेसिक नॉलेज को हम जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो तो इट बिकम पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या, जैसे आपने क्या हम बोल रहे हैं ना, कभी मैंने आपको डांस का एग्जांपल दिया था कि एक टीचर ने सभी बच्चों को डांस सिखाया, लेकिन एक बच्चा बहुत अच्छा डांस कर रहा है। वो क्यों कर रहा है कि वो डांस को सर को कॉपी नहीं कर रहा है, वो उस डांस में अपनी पर्सनल एप्लीकेशन लेके आ रहा है, उसकी जो मुद्राएं बना रहा है, जो वो एक्सप्रेशन दे रहा है, जो कहते हैं ना कि उसने उस डांस फॉर्म को पर्सनलाइज कर दिया, अपनी क्रिएटिविटीज में ऐड कर दी, अपनी इमेजिनेशन ऐड कर दिया, इनिशिएटिव ले लिया काम को अच्छा करने के लिए। तो जो आर्ट होती है वो पर्सनल एप्लीकेशन होती है। और मैनेजमेंट भी एग्जैक्टली यही चीज होती है कि हमने एमबीए किया या कोई स्टडीज की, हम वहां पर बेसिक नॉलेज को हमने एक्वायर किया, लेकिन जो हम रियल फैक्ट्री में गए या अपने ऑफिस में गए, तो जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ जब काम कर रहे होते हैं, तो हमने अपना बिहेवियर, अपनी इमेजिनेशन के साथ उनको अलग तरीके से ट्रीट किया। यहाँ पर क्लास में 40 स्टूडेंट्स थे टीचर के सामने, सबने एमबीए पढ़ा, सबने मार्केटिंग पढ़ा, लेकिन कोई बहुत सक्सेसफुल है, कोई कम सक्सेसफुल है। क्यों? क्योंकि उन्हें पर्सनल एप्लीकेशन कौन ज्यादा अच्छा से अप्लाई कर पाया, इस पर डिपेंड करता है। Managers apply these management theories in their unique manner depending on their practice, imagination, initiative and innovation. Clear? The next is based on practice and क्रिएटिविटी। यानी जो आर्ट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो आर्ट की फील्ड्स होती हैं, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और जितने ज्यादा क्रिएटिव होंगे, आप उतने ही रिफाइंड होते चले जाएंगे, आप उतने ही बेहतर से बेहतरीन होते चले जाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखिए, मैं है पहले तो प्रैक्टिस, आपको पता है कि कोई जैसे एक्टर्स होते हैं, आपके फिल्म स्टार्स होते हैं, वो रिहर्सल्स करते हैं, तो जो जितना ज्यादा रिहर्सल करेगा वो उतने ही फ्लॉलेस डिलीवरी ऑफ डायलॉग कर सकता है। आपको डायलॉग्स याद होंगे, आपको डायलॉग के साथ एक्सप्रेशन मैच करने में आसानी होगी, आपको जो आपके सामने जो को स्टार है उसके साथ आप टीम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, आप जब फाइनल आपका प्रेजेंटेशन होगा, जब आपकी फाइनल शूटिंग होगी, आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और दूसरा वर्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी कैसे होती है
कि जैसे सभी एक्टर्स हैं, लेकिन हम नाना पाटेकर का नाम लेते हैं तो एक अलग ही एक इमेज आती है, एक अलग ही वॉइस, एक अलग ही एग्रेशन दिमाग में आता है। हम अमिताभ बच्चन बोलते हैं तो अमिताभ बच्चन किसी भी कैरेक्टर में आता है तो उस कैरेक्टर को एक अलग ही तरीके से पोर्ट्रे करते हैं। वो उनकी क्रिएटिविटी है कि द वे ही उनको जो कैसे कपड़े पहने, क्या छोटी छोटी डिटेल्स होती है कि कैसे वो अपनी खुद का कैरी करें, किस एसेंट में बात करेंगे, कैसे खड़े होंगे, ये सब चीजें क्या है उनको वो इट एड्स अ क्रिएटिविटी। यानी सेम एक सिमिलर टास्क है, उसको एक एक्टर अलग तरीके से करेगा और एक एक्टर उसे बहुत ही अलग तरीके से कर रहा है। अगर हम फिर इसी पॉइंट को समझाने के लिए कि अगर आप जैसे हमने एक मूवी थी अग्निपथ, पुराने अग्निपथ में अमिताभ बच्चन है, नए अग्निपथ में ऋतिक रोशन है। हाउ मच क्रिएटिव ऋतिक रोशन शुड बी कि वो उनसे अलग लगे। एक ही कैरेक्टर था, एक ही स्टोरी थी, लेकिन उनकी प्रैक्टिस और उनकी क्रिएटिविटी ने एक्चुअली उनको डिफरेंशिएट किया। और यही हमारा मैनेजमेंट में भी होता है। मैनेजर अप्लाइज दिस एक्वायर्ड नॉलेज इन अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल मैनर इन द लाइट ऑफ द रियलिटीज ऑफ अ गिवन सिचुएशन, गिविंग राइज टू डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो जो मैनेजमेंट जो कहीं से पढ़कर आए हैं, एक्वायर्ड नॉलेज की है, उनको अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में के कंटेक्स्ट में उसको वो अपनी स्किल्स के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ उसको वो अप्लाई करते हैं। इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव प्रैक्टिस ऑफ एग्जिस्टिंग थ्योरेटिकल नॉलेज, द सेम पॉइंट। तो यहाँ पर हम इन 4 पॉइंट से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अभी हमने जो भी पढ़ा, हम यहाँ पर हर जगह आर्ट की जो फीचर्स है उसे मैनेजमेंट मैच कर रहा है। यानी जो मैनेजमेंट है वो प्योर आर्ट है। फिर यहाँ पर रिपीट मैं लास्ट क्या कर रहा हूं कि मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, इन एग्जैक्ट या सॉफ्ट साइंस है, लेकिन मैनेजमेंट प्योर आर्ट है। All the features of art are present in management are broadly fulfilled, so we can say that management is an art. It is the art of getting things done by others. हमारी first class, first lecture, first definition कि what is management? It is the art of getting things done by others. इन लोगों से काम कराना एक कला है, विज्ञान नहीं है, साइंस नहीं है। क्योंकि मैं आपसे अगर कुछ काम कर रहा हूं और एक लेबर मेरे घर में उससे काम कर रहा हूं, या एक कोई बहुत हाई एजुकेटेड और बहुत एक्सपीरियंस बंदा उससे काम कर रहा हूं, तो तीनों से काम कराने का तरीका अलग अलग होगा। एक ही स्टिक से सबको मेंटेन या एक ही स्टिक से काम नहीं करा सकते। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज मैनेजमेंट, इट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। आई होप आज का टॉपिक के आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि हमने क्यों लिखा इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। इट इज हाउएवर नॉट अ फाइन आर्ट लाइक पेंटिंग और म्यूजिक। लेकिन ये पेंटिंग और म्यूजिक फाइन आर्ट नहीं है, इट इज अ परफॉर्मिंग आर्ट।